इमेजिन करो एक बहुत ही ग्रैंड सिनेरियो। एक बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने एक इंटरनेशनल कॉन्सर्ट के लिए शहर का सबसे लग्जूरियस म्यूजिक हॉल रेंट पर लिया है। महीनों की प्लानिंग हो चुकी है, एडवांस पेमेंट्स क्लियर हो गए हैं, टिकट्स तक सोल्ड आउट है। एग्जैक्टली। लेकिन कॉन्सर्ट से ठीक एक रात पहले उस म्यूजिक हॉल में आग लग जाती है और वो पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। अगले दिन सुबह वहां सिर्फ धुआं बचा है। ओह गॉड। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा लीगल और प्रैक्टिकल सवाल उठता है, इस आग का नुकसान आखिर उठाएगा कौन? सही में, क्या इवेंट मैनेजमेंट कंपनी उस म्यूजिक हॉल के ओनर पर केस करेगी कि उसने स्पेस प्रोवाइड नहीं किया, या फिर हॉल ओनर बाकी का रेंट मांगेगा क्योंकि अग्रीमेंट तो लीगली साइन हो चुका था? राइट। जब दो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है ना, तो उनके बीच एक इनविजिबल लीगल रिश्ता जुड़ जाता है, जिसे लीगल टर्म्स में विंक्यूलम ज्यूरिस या सिंपल भाषा में एक लीगल टाई कहते हैं। और इस डीप डाइव में हम इसी लीगल टाई की गहराई में उतरेंगे। हमारा मिशन ये है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रिंसिपल्स, खासकर चैप्टर 4 और उससे जुड़े रूल्स को डीकंस्ट्रक्ट करें। हम इस बात पर फोकस करेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट आखिर अपने टर्मिनल स्टेज तक कैसे पहुंचता है, मतलब वो एंड कैसे होता है। हाँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कागज पर लिखे हुए शब्द नहीं होते हैं। ये किसी भी मॉडर्न मार्केट इकोनॉमी का बेसिक फाउंडेशन है। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक लीगल ऑब्लिगेशन से लीगली और सेफली कैसे आजाद हुआ जा सकता है, जिसे लॉ में डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो चलिए सबसे आसान और सबसे आइडियल तरीके से शुरू करते हैं, जहां कानून और पार्टीज दोनों खुश होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ की दुनिया में एक बहुत ही फाउंडेशनल लैटिन मैक्सिम है, पैक्टा सुंत सर्वांदा। इसका सीधा सा मतलब है कि अग्रीमेंट्स मस्ट बी केप्ट, यानी जो वादा किया गया है वो हर हाल में निभाया जाना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 37 बेसिकली इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। कानून डिमांड करता है कि पार्टीज अपनी प्रॉमिसेस पूरी करें। और इस नेचुरल और आदर्श एंड को हम डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस कहते हैं। यह लॉ मानता है कि कॉन्ट्रैक्ट ने अपनी आयु पूरी कर ली है। पर एक सवाल आता है दिमाग में, क्या हो अगर प्रॉमिस पूरा करने से ठीक पहले किसी एक पार्टी की डेथ हो जाए? ये एक बहुत आम डाउट है। क्या कॉन्ट्रैक्ट उस इंसान की डेथ के साथ ही मर जाता है? जनरल कानूनी रूल कहता है नहीं, उस डिसीज्ड पार्टी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या उनके उत्तराधिकारियों को वो प्रॉमिस पूरा करना पड़ता है। मतलब अगर किसी ने बैंक से 50 लाख का बिजनेस लोन लिया और उसकी डेथ हो गई, तो उसके लीगल एयर्स जो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं वो लीगली बाउंड है उस डेट को चुकाने के लिए। कानून यहाँ लेंडर का नुकसान नहीं होने देता। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी तो है ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सनल स्किल पर बेस्ड हो। बिल्कुल। अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है तो डेथ के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। इसे एक मॉडर्न एग्जाम्पल से देखते हैं। हाँ, जैसे सोचिए एक वेल्दी कपल ने अपनी शादी के लिए एक फेमस सेलिब्रिटी शेफ को हायर किया। राइट। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिया क्योंकि उस शेफ की इंडिविजुअल कुलिनरी स्किल्स पूरी दुनिया में मशहूर है। और अगर अनफॉर्चुनेटली उस शेफ की डेथ हो जाए तो कानून उसके बेटे या असिस्टेंट्स को फोर्स नहीं कर सकता कि वो आकर खाना बनाएं। सही कहा, क्योंकि स्किल इनहेरिट नहीं हो सकती। ऐसे केसेस में लीगल टाई ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस एक्चुअल तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ, बायर ने पैसे दिए और सेलर ने कार की चाबियां दे दी, दोनों लीगली आजाद। ये लेकिन कॉम्प्लिकेशन तब आती है जब बात अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस की होती है, जिसे टेंडर भी कहते हैं। इसको एक एवरीडे सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव पूरे तैयारी के साथ एक हाई वैल्यू पैकेज लेकर दरवाजे पर खड़ा है। कानून की नज़र में ये टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस है। पार्टी बिल्कुल रेडी है परफॉर्म करने के लिए, पर ठीक उस वक्त कस्टमर दरवाजा ना खोले या पैकेज रिसीव करने से इनकार कर दे, तो क्या डिलीवरी कंपनी पर नॉन परफॉर्मेंस का ब्लेम आएगा? बिल्कुल नहीं। कानून प्रैक्टिकल है। अगर आपने वैलिड ऑफर दिया और सामने वाले ने रिजेक्ट किया तो प्रॉमिसर की लायबिलिटी खत्म, उसे डिस्चार्ज मान लिया जाता है। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रॉमिसर के पास कॉन्ट्रैक्ट के अंडर सू करने का राइट बचा रहता है ब्रीच के लिए। एग्जैक्टली। लॉ कहता है कि अगर आपने ईमानदारी से कोशिश की और सामने वाले ने ब्लॉक किया तो यू आर फ्री फ्रॉम गिल्ट। लेकिन हर बार ओरिजिनल प्लान एग्जीक्यूट करना जरूरी तो नहीं होता। रियल वर्ल्ड बिजनेस काफी डायनामिक होता है। हाँ, क्या हो अगर दोनों पार्टीज मिलकर डिसाइड करें कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अब उनके काम का नहीं रहा? यहाँ हम आते हैं डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट पर। कानून का रूल बहुत सिंपल है यहाँ।
जो लीगल बंधन आपसी एग्रीमेंट से बनता है वो आपसी एग्रीमेंट से तोड़ा भी जा सकता है। बिना किसी कोर्ट गए पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट से अपने रिश्ते को मॉडिफाई या टर्मिनेट कर सकती हैं। इसके 4 मेन मैकेनिज्म्स होते हैं। सबसे पहला है नोवेशन। नोवेशन का मतलब बेसिकली पुराने कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह डिस्कार्ड करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट लाना। इसमें पार्टीज भी चेंज हो सकती हैं। एग्रीमेंट नोवेट होगा, नया एग्रीमेंट बनेगा और पुराना वाला अपने आप एक्सटिंग्विश हो जाएगा। दूसरा मैकेनिज्म है रिसेशन। यहाँ नया कुछ नहीं बनता बल्कि पार्टीज पुराने कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह कैंसिल कर देती हैं। म्यूचुअल कंसेंट से? जैसे एक फैक्ट्री ओनर और सप्लायर के बीच एग्रीमेंट था, पर मार्केट अचानक गिर गई और दोनों ने डिसाइड किया कि नुकसान रोकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व कर देते हैं। ये म्यूचुअल कैंसिलेशन ही रिसेशन है। तीसरा ऑप्शन अल्टरेशन का होता है। यहाँ पार्टीज सेम रहती हैं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट वही रहता है, बस कुछ टर्म्स बदल दिए जाते हैं। और चौथा टूल सबसे इंटरेस्टिंग है, रिमिशन। अगर हम थोड़ा इंग्लिश लॉ में जाएं, जहां पिनल्स केस मशहूर था, वहां रूल बहुत रिजिड था। हाँ, इंग्लिश लॉ कहता था कि अगर 10,000 का डेट है और कोई 5,000 देकर क्लियर करना चाहता है तो बिना फ्रेश कंसिडरेशन की ये वैलिड नहीं है। पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस पॉइंट पर कितना प्रैक्टिकल है? सेक्शन 63 अलाउ करता है कि एक प्रॉमिसी अपनी मर्जी से बड़े डेट को छोटी अमाउंट लेकर रिमिट या माफ कर सकता है। मतलब कोई नया कंसिडरेशन नहीं चाहिए। कानून अलाउ करता है कि अपने राइट को पार्शियली या फुल्ली वेव ऑफ किया जा सके। इससे सेटलमेंट्स बहुत आसान हो जाते हैं। पर एक बात देखिए, ये सब तब होता है जब पार्टीज का कंट्रोल हो, लेकिन जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाए तब क्या? ये हमें वापस उस म्यूजिक हॉल वाले आग के एग्जाम्पल पर ले आता है। इसे कानूनी भाषा में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन या इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 56 क्लियर है कि कानून किसी से वो उम्मीद नहीं करता जो असंभव हो। इसमें 2 लेंसेज हैं। पहला, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, यानी जो शुरू से असंभव था, जैसे कोई जादू से तारे तोड़ लाने का वादा करे। ये तो वॉइड एब इनिशियो होता है। राइट। इनकी 0 लीगल वैल्यू होती है। कानून इन फ्रिवलस चीजों पर वक्त खर्च नहीं करता। लेकिन दूसरा लेंस बहुत कॉम्प्लेक्स है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। ये तब होता है जब शुरू में सब वैलिड था, पर बाद में कुछ ऐसा हुआ जो कंट्रोल के बाहर था। वहीं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लागू होती है। इस डॉक्ट्रिन की रूट एक आइकॉनिक इंग्लिश लैंडमार्क केस में है, टेलर वी कैल्डवेल। यही वो म्यूजिक हॉल वाला केस है। पेरी गार्डन्स म्यूजिक हॉल रेंट पर लिया गया था, पर कॉन्सर्ट से ठीक पहले आग लग गई और हॉल डिस्ट्रॉय हो गया। कोर्ट के पास सवाल था कि क्या रेंटर रेंट देगा या ओनर ब्रीच के लिए लायबल होगा। कोर्ट ने कहा, जब ऑब्जेक्ट ही डिस्ट्रॉय हो गया तो परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है। और उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज्ड बाय फ्रस्ट्रेशन घोषित कर दिया गया। इंडिया में इस आइडिया को सुप्रीम कोर्ट ने और रिफाइन किया। सत्यव्रता घोष वी मुगनेराम बैंगूर एंड को वाले लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि इम्पॉसिबिलिटी सिर्फ फिजिकल नहीं होती। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं है कि हमेशा बिल्डिंग का गिरना जरूरी है। उन्होंने एक फ्रेज दिया, प्रैक्टिकल फ्यूटिलिटी। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट का फंडामेंटल पर्पस ही ऐसी बुरी तरह बदल जाए कि काम एब्सर्ड हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन आना चाहिए, एक गलती जो बड़े बिजनेसमैन भी करते हैं। सोचिए, मार्केट में रॉ मटेरियल 50% महंगा हो गया, या फैक्ट्री में अचानक लेबर स्ट्राइक हो गई, तो क्या वो कंपनी कोर्ट में जाकर कह सकती है कि हमें नुकसान हो रहा है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया? इसका कानूनी जवाब एक रिसाउंडिंग नहीं है। कमर्शियल हार्डशिप या अचानक प्रॉफिट लॉस होना फ्रस्ट्रेशन में बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल नहीं। लॉ मानता है कि बिजनेस के नॉर्मल रिस्क्स, फ्लक्चुएट होना, स्ट्राइक होना, ये अनफोर्सीबल नहीं है, ये कमर्शियल रियलिटी का हिस्सा है। अगर कोर्ट्स ने कमर्शियल हार्डशिप को फ्रस्ट्रेशन मानना शुरू कर दिया तो मार्केट में कोई ट्रस्ट बचेगा ही नहीं। लोग थोड़े से नुकसान पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे। तो फ्रस्ट्रेशन एक रेयर सेफ्टी वाल्व है, ना कि कोई एस्केप रूट। अब लॉ के पास कुछ साइलेंट टूल्स भी हैं जो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में काम करते हैं। इसे ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड लैप्स ऑफ टाइम कहते हैं। यहाँ किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट की जरूरत नहीं। डेथ और इंसॉल्वेंसी का तो हमने पहले बात की थी। अगर कोर्ट किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करे तो पुरानी लायबिलिटीज वॉश आउट हो जाती हैं, क्लीन स्लेट। एक और बड़ा अजीब टूल है मर्जर। इसमें छोटा राइट किसी बड़े राइट में एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे कोई टेनेंट पिछले 5 साल से किसी अपार्टमेंट में रेंट पर रह रहा है, ये लेसी की पोजीशन, उसका इंफीरियर राइट है। और कुछ साल बाद अगर वो उस प्रॉपर्टी को ओरिजिनल ओनर से खरीद ले और सेल डीड बन जाए तो वो लीगल ओनर बन गया, जो एक सुपीरियर राइट है। लॉ ऑफ मर्जर
ऑटोमेटिकली उस पुराने लीज एग्रीमेंट को डिस्चार्ज कर देगा। उसे किसी को लेटर लिखकर टेनेंसी कैंसिल करने की जरूरत नहीं होती। पर इन सब में सबसे स्ट्रिक्ट फैक्टर है लैप्स ऑफ टाइम। हाँ, लिमिटेशन एक्ट 1963 कानून कहता है कि लीगल डिस्प्यूट्स हमेशा जिंदा नहीं रह सकते। एक्शन लेने की एक एक्सपायरी डेट होती है। जैसे डेट रिकवरी में लिमिटेशन जनरली 3 साल की होती है। अगर आपने उधार दिया और 3 साल तक कोई नोटिस या केस नहीं किया तो वो कानूनी बंधन टाइम बार्ड हो जाता है। कानून सिर्फ उनकी मदद करता है जो अपने राइट्स के लिए विजिलेंट होते हैं, उनकी नहीं जो चैन की नींद सोते हैं। ये सारे तरीके तो काफी पीसफुल थे, पर असल युद्ध तब शुरू होता है जब कोई पार्टी जानबूझकर अपना वादा तोड़ दे, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ का रिमीडियल फेज कहते हैं, डिस्चार्ज बाय ब्रीच। ये सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा है। जब धोखा होता है तो फोकस अग्रीव्ड पार्टी को इंसाफ दिलाने पर आ जाता है। इसके भी 2 डायमेंशंस हैं, एंटिसिपेटरी और एक्चुअल ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच वो है जब परफॉर्मेंस की ड्यू डेट से पहले ही सामने वाली पार्टी बता दे कि वो प्रॉमिस पूरा नहीं करेगी। जैसे एक एक्सपोर्ट हाउस ने अगले महीने की 15 तारीख को सिल्क शर्ट्स डिलीवर करने थे, पर ड्यू डेट से 1 महीने पहले ही मेल कर दिया कि हम ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये एंटिसिपेटरी ब्रीच हुआ। यहाँ अग्रीव्ड पार्टी के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मानकर डैमेजेस के लिए कोर्ट जाए, या फिर थोड़ा स्टबन होकर ड्यू डेट तक वेट करे, इस उम्मीद में कि शायद एक्सपोर्ट हाउस मन बदल ले। पर इस वेट करने की स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा हिडन ट्रैप है। अगर बायर ने वेट किया और ड्यू डेट से ठीक 3 दिन पहले सरकार ने सिल्क एक्सपोर्ट्स पर कंप्लीटली बैन लगा दिया, तो एक फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट पैदा हो गया। एग्जैक्टली। वो एंटिसिपेटरी ब्रीचिंग पार्टी जिसने धोखा दिया था, वो अब लीगली बच जाएगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी अलाइव था और एंड तक आते आते वो इम्पॉसिबिलिटी के बेसिस पर डिस्चार्ज हो गया। ये बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक रिस्क है। और दूसरा होता है एक्चुअल ब्रीच। जिस दिन कार डिलीवर होनी थी उस दिन शोरूम बंद मिले। राइट। इन सब ब्रीचेस में रेमेडी क्या मिलती है? सिविल लॉ का एम किसी को जेल भेजना नहीं है, बस अग्रीव्ड पार्टी को फाइनेंशियली उसी पोजीशन में लाना है जहां वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने पर होती। इसके लिए डैमेजेस दिए जाते हैं, और डैमेजेस कैलकुलेट करने के लिए एक हिस्टोरिक इंग्लिश केस का रेफरेंस हमेशा आता है, हैडली वर्सेस बैक्सेंडल। ये केस लीगल हिस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल केसेस में से एक है। विक्टोरियन एरा में एक मिल की क्रैंकशाफ्ट टूट गई थी। मिल ओनर ने एक कैरियर बैक्सेंडल को बुलाया डिलीवरी के लिए, पर उस कैरियर ने डिलीवरी लेट कर दी, जिससे मिल कई दिनों तक बंद रही और भारी नुकसान हुआ। मिल ओनर ने कोर्ट जाकर पूरे प्रॉफिट लॉस का डैमेजेस मांगा, पर कोर्ट ने एक डीप प्रिंसिपल सेट किया। कोर्ट ने पूछा कि क्या कैरियर को पता था कि इससे एक आयरन शाफ्ट के बिना पूरी मिल बंद है? जवाब था नहीं। तो कोर्ट ने रूल बनाया कि डैमेजेस सिर्फ उन डायरेक्ट लॉसेस के लिए दिए जाएंगे जो नेचुरली कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर आते हैं, या उन लॉसेस के जिनकी दोनों पार्टीज को क्लियर नॉलेज थी। कोर्ट ने इनडायरेक्ट और रिमोट लॉसेस को कॉम्पेंसेट करने से मना कर दिया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 73 और 74 इसी पर बेस्ड है। खासकर सेक्शन 74 जो लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी का कंफ्यूजन दूर करता है। कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स में अक्सर लिखा होता है कि ब्रीच पर 5 करोड़ की पेनल्टी लगेगी, जबकि एक्चुअल डैमेज बस कुछ लाख का होता है। इंडियन कोर्ट्स यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ऐसी इरैशनल पेनल्टीज एनफोर्स नहीं होती। कोर्ट एक्चुअल सर्कमस्टांसेस देखकर सिर्फ रीजनेबल कॉम्पेंसेशन अलाउ करती है। पनिशमेंट देना सिविल लॉ का काम बिल्कुल नहीं है। जाते जाते एक आखिरी इक्विटेबल रेमेडी को समझते हैं, क्वांटम मेरिट। इसका सिंपली मतलब है जितना काम किया उतना हक बनता है। ये तब यूज होता है जब अनजस्टिफाइड तरीके से काम बीच में रोक दिया जाए। सोचिए, एक बिल्डर ने 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने का ठेका लिया। उसने 5 फ्लोर्स बना दिए, पर फिर ओनर ने कॉन्ट्रैक्ट अचानक कैंसिल कर दिया। तो क्या बिल्डर को एक भी पैसा नहीं मिलेगा? नहीं, कानून यहाँ क्वांटम मेरिट अप्लाई करेगा। बिल्डर कोर्ट से कहेगा कि 5 फ्लोर्स बनाने में जो मेहनत और मटेरियल लगा है उसकी रीजनेबल मार्केट वैल्यू मिलनी चाहिए। कानून अनजस्ट एनरिचमेंट अलाउ नहीं करता। कोई दूसरे की मेहनत का मुफ्त फायदा नहीं उठा सकता। तो अगर इस पूरे डीप डाइव को एक स्टेप पीछे ले जाकर सोचें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ टेक्स्ट बुक थ्योरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये रियल वर्ल्ड डायनामिक्स का एक सटीक रिफ्लेक्शन है। एक तरफ ये प्रोमिसेस को प्रोटेक्ट करता है ताकि ट्रस्ट बना रहे, और दूसरी तरफ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन
और रिमिशन जैसी सेफ्टी वाल्व्स इस कानून को प्रैक्टिकल और इंसानी बनाती हैं। हर बार जब कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो कानून का इंफ्रास्ट्रक्चर साइलेंटली रिस्क एलोकेट कर रहा होता है, इंश्योर करता है कि अगर लीगल टाई टूटे तो सेफली टूटे। पर इस बारे में एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब जमाना एआई और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का आ रहा है, जिसमें सिर्फ कोड एग्जीक्यूट होता है। ब्लॉकचेन पर चलने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स जहां कोड अचानक फंड्स रिलीज कर देता है बिना किसी इंसान से पूछे। इमेजिन कीजिए कोई इंटरनेशनल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और अचानक दुनिया में ग्लोबल पोर्ट फ्रीज हो जाए, जहां फ्रस्ट्रेशन नेचुरली लागू होना चाहिए। पर एक एआई इस कॉन्सेप्ट को कैसे रीड करेगा? क्या एल्गोरिदम कमर्शियल हार्डशिप और एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी का फर्क समझ पाएगा? या फिर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रूथलेस होकर बिना सेफ्टी वाल्व्स को समझे सब एग्जीक्यूट कर देगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या लॉ की फिलॉसफी और ह्यूमन इंट्यूशन को कंप्लीटली रिप्लेस किया जा सकता है? इस पर सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल। इन्हीं को चैलेंजिंग सवालों के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले डीप डाइव में।